Hello dear students, welcome to Bansal Classes Magam. Today we are going to discuss about Bansal All India Test Series Bates PT7. In this test, we will be just discussing here in physics paper and जो topics physics में पूछे गए थे they were specially from optics, atoms and nuclei, dual nature as well as semiconductors. This test is meant for NEET students. As you know, NEET exams about to come, like it's on 4th May. So this test is generally formulated and designed specially as per the NEET pattern. Now we'll be just discussing some of the questions from physics over here. Now let's move to the very first question. The very first question is, in a p-type semiconductor, germanium is doped with. Now herein we just have to understand, जब भी हमें p-type semiconductor obtain करना होता है, we just dope the given semiconductor that tetravalent with the trivalent. अगर हमें एन टाइप चाहिए होता है तो हम उसको किससे डोपिंग करते हैं? विद पेंटावैलेंट. तो अगर हम यहाँ पे इनकी वैलेंसी को चेक कर ले, चाहे वो गैलियम हो, चाहे वो एल्युमिनियम हो, चाहे वो बोरॉन हो, दे ऑल आर ट्राइवैलेंट. सो अगर हमें जर्मेनियम को डोपिंग करनी है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द पी टाइप, so we have to dope with all the three. So its correct option will be all of these. Now moving to the next question. The next question is about a metal surface is illuminated by light of given intensity and frequency to cause photo emission. If the intensity is reduced to, if initial intensity be I, new intensity be I by 4 of the initial, the maximum kinetic energy of the emitted photon will be. Okay fine, हमसे पूछा गया है कि हमने जो है ना इंटेंसिटी को चेंज किया हुआ है. If the intensity is changed, we know the kinetic energy from the Einstein's equation, that is actually equal to h nu. Let's take this is the incident energy, equal to h nu naught plus kinetic energy maximum. यहाँ अगर आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी जो है ना, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. मैं इस इक्वेशन को अगर यहाँ लिख दूं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, दैट इज द वर्क फंक्शन. दिस इज एक्चुअली द वर्क फंक्शन, और इस न्यू नॉट को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं. दैट इज एक्चुअली इक्वल टू के ई मैक्स. और वी कैन राइट दिस एज न्यू को सी बाय लैम्डा, उसको कॉमन निकालिए, 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट इक्वल्स टू के ई मैक्स. तो यहां से हम ऑब्जर्व एक चीज कर रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है इंसिडेंट फोटॉन्स, एमिटेड फोटॉन्स की, दैट आइदर डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी और दैट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ. तो इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इट विल रिमेन अनचेंज्ड. नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम semiconductors, I guess. If the ratio of the concentration of electrons to that of holes in a semiconductor is 7 by 5 and the ratio of currents is 7 by 4, then what is the ratio of their drift velocity? देखिए हमसे पूछा गया है कि रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स. जो रेशियो ऑफ, अगर हम ऐसे लिखें, द क्वेश्चन इज आस्किंग दिस वे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ होल्स, वो किसके बराबर है? दैट्स एक्चुअली द कंसंट्रेशन इज 7 डिवाइडेड बाय 5. अच्छा, और हमसे क्या पूछा गया है? एंड द रेशियो ऑफ करंट्स इज 7 डिवाइडेड बाय 4. जो करंट है दैट इज आई ई डिवाइडेड बाय आई एच, वो कितना है? दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 4. नाउ व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू अस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हम करंट की निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की निकालेंगे, हम ऐसा लिख सकते हैं Vd of E, this is suffix में, and for holes it is NH A drift velocity of holes, right? अब हमें यहाँ पे ये चीज समझनी है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना वो दोनों की डिफरेंट होगी. रीजन की दोनों की मोबिलिटी अलग है. जब दोनों की मोबिलिटी अलग है, इफ दे आर सब्जेक्टेड टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी डिफरेंट. तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफरेंट है तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू यूज द सफिक्स. तो अगर हम ऐसा लिखें, आई ई डिवाइडेड बाय आई एच इक्वल्स टू एन ई एन एच, ए से ए कैंसिल, वी डी ओवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स.
ये हमें दिया हुआ है IE/IH that is given as 7 divided by 4, NE/NH is given as 7 divided by 5 multiplied it by drift velocity का ratio of electrons to drift velocity for holes. So हमसे यही पूछा है. Once we will just multiply it over here, हमें पता है it will come up to be, इसको इधर सॉल्व करते हैं, 7 divided by 4 multiplied it by 5 divided by 7 equals to VD divided by VD of holes. 7 से 7 cancel, so what we are going to get is the 5 by 4, and 5 by 4 कौन सा option है हमारा? That is this option. 5 by 4 is the correct option. Now moving to this question, the symbolic representation of photodiodes. देखिए ये भी सेमीकंडक्टर्स है. अगर हमारे पास डायोड ऐसा होगा, it is showing the light is being emitted, तो इसको हम बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड. ये है लाइट एमिटिंग डायोड. लेकिन हमसे किस चीज का पूछा है? फोटो डायोड का. अगर हम ये देख ले कि व्हाट इज द सिंबल फॉर फोटो डायोड, ऑन फोटो डायोड लाइट इज सब्जेक्टेड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये तो नहीं होगा, ये तो जीनार का है, ये तो नहीं है, ये तो एलईडी का है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो फोटो डायोड का ये वाला होगा. Now we have to understand one more question. When the distance of the point source from the photocell is R1, कोई point source है, इसकी distance जो है वो R1 है, photoelectric current is I1, तब distance is R1, हमें पता है that is directly proportional to, अगर point source है P divided by 4 pi R square. If the distance between them becomes R2, अब अगर R1 थी, अब distance जो है वो R2 के बराबर होगी, क्योंकि हमें पता है इंटेंसिटी जो होता है वो पावर डिवाइडेड बाय 4 पाई R स्क्वायर होता है. अब हमसे क्या पूछा है? देन द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज या रेशियो ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि हमें पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दैट इज डायरेक्टली जितना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो अगर हम लिखें I1 by I2, I1 is inversely proportional to 1 by R square, I2 is inversely proportional to 1 by R2 square, तो ये क्या आ जाएगा? R2 square divided by R1 square, उल्टा हो जाएगा. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा R2 square by R1 square, that is this one. ये तो बड़ा ही सिंपल है. अब हमसे क्या पूछा है? The graph of ln R by R naught. देखिए हमें पता है R equals to R naught A 1 by 3. क्वाइट ऑब्वियसली अगर हम दोनों साइड अगर हम ऐसा लिखें R divided by R naught equals to A 1 divided by 3, दोनों साइड log ले लीजिए. R divided by R naught equals to ln, ये नीचे आ जाएगा, वो पता है आपको 1 by 3 A. तो ये इक्वेशन अब स्ट्रेट लाइन सी लग रही है, दैट इज एक्चुअली द फॉर्मेट ऑफ y equals to mx, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा. Now moving to this question, the question is from the statement 1. We have statement wise question. Statement 1 is energy is released when heavy nucleus undergo fission, right? Fission के टाइम पे भी एनर्जी रिलीज होती है, फाइन. और लाइटर न्यूक्लियर अंडरगो फ्यूजन, फाइन. ये तो करेक्ट है, क्योंकि फ्यूजन हो या फिजन हो दोनों केस में एनर्जी का रिलीज होना होता है. Now the second statement is for heavy nuclei binding energy per nucleon increases with increasing Z, while for lighter nuclei it decreases with increasing Z. देखिए इसको समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैरामीटर है इन ऑर्डर टू चेक. अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऐसे डिनोट करते हैं, और दिस इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर, सो दिस इज एक्चुअली द ग्राफ. अब हम क्या चीज समझ रहे हैं? जितना ज्यादा Z बढ़, यहां से हमें पता है दीज वी कॉल एज हैवी न्यूक्लियस. अगर Z बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें पता है दिस इज हाईएस्ट फॉर द आयरन. अगर Z बढ़ रहा है, दैट्स एटॉमिक नंबर दैट इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग Z. फॉर हैवी न्यूक्लियर Z दिस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डिक्रीजिंग, बट इन्होंने क्या लिखा है? फॉर हैवी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज. नो. अब आप ये चीज समझ लीजिए, जितना आप हैवी लाइटर न्यूक्लियर की बात करेंगे, दीज आर लाइटर न्यूक्लियर, दीज आर, let's assume these are lighter, these are heavy.
जितना एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर के बढ़ने से लाइटर न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है। और हैवी न्यूक्लियर में एटॉमिक नंबर बढ़ने से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घट रही है। सो फॉर हैवी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज नो, वाइल तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट नो, सो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा, स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। Binding energy per nucleon is graph is very important. Now we have this question. The length of the compound microscope is 14 centimeter. The magnifying power for a relaxed eye is 25. The focal length, if the focal length of eye lens is 5 centimeter, then the object distance. Okay, object distance हमसे पूछा गया है और हमसे क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए, जब भी हम लेंथ की बात करते हैं, लेंथ आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किसके बराबर लिखते हैं? वी नो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू, एट इन्फिनिटी वी हैव टू कंडीशंस, क्योंकि रिलैक्स्ड आई कंडीशन दी गई है, दैट इज इमेज डिस्टेंस प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई। अब लेंथ कितनी गिवन है? दैट इज गिवन एज 14 सेंटीमीटर। अच्छा, आंसर भी सेंटीमीटर में है, सो वी कैन पुट इट दिस वे। अच्छा, पहले हम ये समझ ले, मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर होता है? v डिवाइडेड बाई यूई, LDDV या डिस्टिंक्ट विजन डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ। अब हम पहले ये समझ लें हमारे पास क्या क्या है। मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास है, इमेज डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टू बी कैलकुलेटेड, फोकल लेंथ और डी क्यों है। तो फर्स्टली वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट v हम इस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। दिस इज 14, दिस इज VE प्लस फोकल लेंथ कितना गिवन है? फोकल लेंथ फॉर आई लेंस, FE स्टैंड्स फॉर आई लेंस, क्योंकि हमारे पास जो माइक्रोस्कोप होता है या टेलीस्कोप होता है उसके दो लेंसेज होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है आई लेंस। ये होता है आई लेंस, ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये कितना गिवन है हमारे पास? दैट इज डियर स्टूडेंट्स गिवन एज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से VE निकलेगा 14 माइनस 5, दैट इज 9 सेंटीमीटर। जस्ट सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर। M गिवन है क्वेश्चन में, M इन दिस क्वेश्चन इज 14, दैट इज दिस 14 इक्वल्स टू VE अभी हमने निकाला 9 डिवाइडेड बाई UE is to be calculated multiplied it by D. What is D? That is the LDDV. Actually, that is LDDV, least distinct distance of vision, right? So वो हमें पता है, that is relaxed condition में 25 होता है, divided by FE. FE is 5. Fine, right? So हमसे magnifying power is 25, नॉट 14। 14 तो लेंथ है, तो 25 से 25 कैंसिल, तो UE विल बी इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 5। तो 9 डिवाइडेड बाई 5, इसका ऑप्शन जो है 2.4 तो होगा नहीं, डबल से 1.5 तो होगा नहीं, तब तो 9 डिवाइडेड बाई 4.5 होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बाय एलिमिनेशन मेथड, वी कैन गो विद दिस। फाइन, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब नाउ let's move to this question. The minimum wavelength for X-ray produced in Coolidge tube operated at potential. देखिए बड़ा ही सिंपल है, हमें पता है लैम्डा इक्वल्स टू H डिवाइडेड बाई P, ये चीज हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि जब भी हमें वेवलेंथ निकालनी हो, और ये गिवन है आर्मस्ट्रांग में, we can calculate it as lambda as equals to 12400 divided by energy in electron volts। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है, तो लैम्डा इक्वल्स टू 12400 रफली ले लेते, क्योंकि आंसर्स दूर दूर है। दैट इज 311, दैट इज 331, दैट इज 3.1, दैट इज 0.31 डिवाइडेड बाय, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बट ये यहाँ पे किलो वोल्ट में, दैट इज 40 इंटू 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 में से ये कैंसिल आउट होके ये आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। इसके बाद तो बच्चे इजीली सॉल्व कर लेते हैं इसको। Now moving to this question, the depletion layer in silicon diode। देखिए, जब भी हमें डिप्लीशन लेयर की बात करनी होती है, डिप्लीशन लेयर हमें पता है दैट इज जनरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर। अगर हमसे क्वेश्चन में माइक्रोमीटर गिवन है, 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? 10 टू द पावर -6 मीटर। ओके, दैट इज गिवन एज 10 टू द पावर -6 मीटर। और नी पोटेंशियल कितना गिवन है? V इज गिवन एज our depletion layer, this is actually D, width of depletion layer, और knee potential this 0.6 volt। हमसे क्या पूछा गया? then the electric field in the depletion layer। बड़ा ही सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है? V डिवाइडेड बाय D, राइट।
v कितना है हमारा, दैट इज 0.6, d कितना है 10 टाइम्स -6। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सो दैट इज 6 डिवाइडेड बाई ऊपर आ जाएगा 10⁻5, और इसकी यूनिट पता है आपको, इसकी वोल्ट होती है, इसकी मीटर होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट भी वोल्ट पर मीटर ही होती है, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो ये वाला आ जाएगा। नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग shows the variation of photoelectric current voltage between electrodes and photoelectric cell। देखिए, जब भी हमने एक्सपेरिमेंटेशन सिमुलेशन से भी सिखाया था आपको कि दिस इज द पॉइंट जहां पे करंट जीरो हो जाता है, जिसको हम कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं, और हमसे पूछा भी गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज। अगर हम ये वाला ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे करंट, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे करंट जीरो, यहाँ पे करंट जीरो, दैट्स नॉट ट्रू। ये एक्सपेरिमेंटली देखा भी नहीं गया, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंटली देखा नहीं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से किया गया और हमने इसको सिमुलेट करा दिया था क्लास में, ये दैट इज द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली, दिस ऐसा क्वेश्चन नीट में आ जाता है, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज। देखिए, हमें पता है लैम्डा जो होता है वो h डिवाइडेड बाय मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, मैं यहाँ पे p क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मास दो डिफरेंट सब्सटेंसेस है, लाइक दो डिफरेंट पार्टिकल्स है, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, तो दोनों का मास अलग होगा, वेलोसिटी सेम है। लेट्स से फॉर इलेक्ट्रॉन मैं ऐसा लिख रहा हूँ, वेलोसिटी सेम है, h तो सेम ही रहना है। लैम्डा फॉर प्रोटॉन विल बी इक्वल टू h डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। दोनों की वेलोसिटी सेम है। हमसे क्या पूछा, रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, सॉरी दिस इज फॉर अल्फा पार्टिकल, दिस इज फॉर अल्फा पार्टिकल, और हमें पता है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ये तो हमें पता है। अब हमसे इन दोनों का रेशियो पूछा है, लैम्डा ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, दैट इज h डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल into velocity divided by h divided by mass of proton into alpha particle, h से h cancel, into velocity, velocity से velocity cancel, और हमें पता है lambda alpha divided by lambda proton, this is what I am solving, otherwise we get directly as answer 4। mass of alpha particle कितना होता है, mass of proton ऐसे है divided by, ये तो हमारा mass of alpha particle, हमसे प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, हमसे उल्टा पूछा है लैम्डा ऑफ पी डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ अल्फा, सो इट विल बी मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना, अल्फा कितना होता है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन, एम से एम कैंसल, सो इट विल बी इसका करेक्ट ऑप्शन। सो ये इसका बड़ा ही सिंपल आंसर था। अब हमें ये देखना होता है, अगर इन्होंने पूछा होता वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन तो इन्होंने प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल पूछा, अब यहाँ पे हम निकाल रहे थे अल्फा टू प्रोटॉन, अगर अल्फा टू प्रोटॉन होता तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होता। नाउ लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट इन, देखिए ये डायोड है, डायोड में हमें पता है सिंपल, हम ऐसा निकालते पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस निकालते, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, तो आप यही बोलोगे that is actually equal to 3, क्योंकि ये n से कनेक्टेड है, -1 डिवाइडेड बाय r, दैट इज 300, सो इसका कितना होगा, सॉरी 4 - 1 डिवाइडेड बाय, सो इट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 300, राइट, सो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 100, सो दैट विल बी 0.01, सो वी कैन टेक दिस एज आंसर, एम्पियर है ना करंट पूछा। नाउ दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियस, this is again from the binding energy concept or mass defect concept से, mass of nucleus, protons and neutrons, nucleus का mass इतना है, इसका इतना है, इसका if the nucleus has been divided into protons and neutrons, और हमें पता है mass defect में mass of nucleus is less than collectively, ये तो हमें याद भी रहना चाहिए, इसको जब हम सॉल्व भी कर ले, what is a minus z, that is actually equal to the number of neutrons plus total mass of proton। मास ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो लेस होता है कंपैरेटिवली टू द इंडिविजुअल सम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यही होगा, एंड दिस सीम्स टू बी करेक्ट, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है, बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की ज्यादा होती है, मास कम होता है। नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन, if the velocity of the moving particle is reduced to half, then percentage change in its wavelength,
देखिए मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी जो थी ना वो v/2, ठीक है, पहले इनिशियल वेलोसिटी v/2 हो गई। अब इसकी वेलोसिटी, चलो पहले इसकी वेलोसिटी v है, फिर इसको ही हाफ कर दिया, जो दूसरी वेलोसिटी है वो कितनी हो गई v/2। अब हमसे क्या पूछा है, देन द परसेंटेज चेंज इन द वेवलेंथ। पार्टिकल तो चेंज नहीं हुआ, पार्टिकल सेम रहेगा। सो वी कैन से λ1 h डिवाइडेड बाय m इंटू v, राइट। v1 के बदले v लिख दिया, λ2 h डिवाइडेड बाय m इंटू v डिवाइडेड बाय 2। तो λ2 कितना आ जाएगा, 2 पर जाएगा, 2h डिवाइडेड बाय mv, राइट। So what is this h divided by mv? That is actually equal to λ1। तो λ2 किसके बराबर आएगा, 2 λ1। और हमसे क्या पूछा, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाइडेड बाय 100। तो फाइनल कितना है, 2 λ1, इनिशियल कितना है λ1 डिवाइडेड बाय इनिशियल ऑलरेडी λ1 है, मल्टीप्लाइडेड बाय 100। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, λ1 डिवाइडेड बाय λ1 इंटू 100 परसेंट पे, तो इट इज 100%, और इसका आंसर जो होगा वो 100% है। ऐसा क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। नाउ मूविंग टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वोल्टेज मस्ट बी अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस अ वेवलेंथ। बड़ा ही सिंपल, देखिए हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ में बहुत डिटेल में पढ़ा था, हाउ इज इट्स रिलेशन विद द पोटेंशियल, हाउ इट्स रिलेशन विद masses, how it is relation with the kinetic energy, many things। तो यहाँ पे आपने ये इक्वेशन तो पढ़ी होगी, ये इक्वेशन पढ़ी है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। लैम्डा भी गिवन है, एच को तो रखना पड़ेगा 6.64, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है, तो वी निकालना। दिस इज अ काइंड ऑफ होमवर्क, और आप इसको ट्राई करना चाहते हो, जस्ट आंसर दिस। नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन अभी जो है जेई में भी पूछा गया था, और हमने ऐसे क्वेश्चंस क्लास में बहुत डिस्कस किए थे। क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग विच वन ऑफ द डायोड्स, ये डायोड्स हैं और हमें पहचानना है रिवर्स बायस होना है। देखिए रिवर्स बायस पहचानने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, रिवर्स बायस पहचानने का सिंपल तरीका है, दिस इज पी, दिस इज एन। अगर ये लो से कनेक्ट है और अगर ये हाई से कनेक्ट है, इसको पी बोलते हैं, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस है। लो का मतलब लो, व्हाट डू आई मीन बाय दिस, -5 और 10, नीचे वैल्यू कौन सी, व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू, -5, -5 लो ही माना जाएगा। अगर ये ऐसा होता -5 -2, आपको पता है -5 ज्यादा लो है, तो इसको हाई मानेंगे, यहाँ पे इसको लो मानेंगे, बस ये चेक करना है। अब ये जो ये वाला केस होता है ना, ये होता है ग्राउंड, और आपको पता है ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इस क्वेश्चन को समझ लें, अच्छा अब सपोज अगर ये कनेक्ट है, लेट्स से दिस इज कनेक्टेड टू -2 वोल्ट और दिस इज कनेक्टेड टू 10 वोल्ट, ये तो हाई से कनेक्ट है, तो लो से कनेक्ट है, तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिवर्स बायस कौन सा है। देखिए रिवर्स बायस को पहचानने का तरीका होता है, जो पी होना चाहिए ना, जो ये पी होना चाहिए, इट शुड बी कनेक्टेड टू लो एंड दिस एन शुड बी कनेक्टेड टू हाई, दैट इज द सिंपल लॉजिक। अब हम इसको देख लेंगे, ये p किसके साथ कनेक्टेड है इस क्वेश्चन में, 0 के साथ, और n किसके साथ है, -10। तो p तो हाई के साथ कनेक्टेड है, मतलब 0 और -10 में 0 बड़ा है, 0 और -10 में, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। ये p किसके साथ कनेक्टेड है, 0 के साथ, ये n किसके साथ कनेक्टेड है, 5 के साथ। मैं अगर आप देख लेंगे क्वेश्चन में, 5 वोल्ट +5, तो n हाई से कनेक्टेड है, P लो से कनेक्टेड है, इन कंपैरिजन टू, मतलब ईच अदर। 5 और 0 के कंपैरिजन में +5 ज्यादा है, तो ये तो क्वाइट ऑब्वियस है, n हाई से कनेक्टेड हो गया, तो ये वाला रिवर्स बायस हो गया। फाइन, तो हमसे पूछा भी गया था इन द फॉलोइंग डायोड्स व्हिच वन ऑफ द डायोड इज रिवर्स बायस, तो ये हमें पहचान। देखिए जब भी ग्राउंडिंग वाली कंडीशन होगी ना, अर्थिंग वाली, इसको 0 मानना है। ये हमारा P, अगेन ये n, देखिए यहाँ पे -5 और -10, लो कौन सा है, -10, सॉरी -12, तो n दोबारा लो से कनेक्टेड है, p हाई से कनेक्टेड है, अगर इवन दो इट इज माइनस,
बट इसके कंपैरिजन में ये हाई से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये वाला भी फॉरवर्ड बायस ही होगा। ये समझना है तो फॉरवर्ड बायस है। नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट मच क्लियर। इस क्वेश्चन को वी विल जस्ट स्किप। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग, क्योंकि ये ब्लर आ रहा है। Now this is the question. Two identical photocathodes receive lights of frequency f1 and f2. The velocities of photoelectrons are v1 and v2. देखिए हमें यहाँ पे आइंस्टीन्स इक्वेशन इस्तेमाल करनी है। इन्होंने एच एफ लिखा है, तो एच वी वन हम एच एफ वन लिखेंगे, एच थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस 1/2 एम वी वन स्क्वायर। क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी अलग है, हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, वेलोसिटी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे या वेवलेंथ पे। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहती है किसी मेटल के लिए, तो अगर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो यहां से अगर हम निकाल लें एच एफ वन माइनस एच एफ नॉट इक्वल्स टू 1/2 एम वी वन स्क्वायर। तो इस 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, m को डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2h डिवाइडेड बाय m f माइनस एफ नॉट इक्वल्स टू v1 स्क्वायर। हमसे क्वेश्चन, अच्छा हमसे डिफरेंसेस पूछा गया दो वेलोसिटीज का। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो एच एफ टू इक्वल्स टू एच एफ नॉट प्लस 1/2 एम वी टू स्क्वायर। देखिए v2 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी मैंने चेंज कर दी। अब जब ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, सो सिमिलरली इन द सेम कॉन्टेक्स्ट में इसको लिख सकता हूँ एच टू डिवाइडेड बाई एम इंटू एफ टू माइनस एफ नॉट इक्वल्स टू वी टू स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछा है, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अगर इन दोनों को हम माइनस कर दें तो एफ नॉट से एफ नॉट कैंसिल, तो वहां बच जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2h डिवाइडेड बाय m कॉमन, एफ नॉट से एफ नॉट कैंसिल, f1 माइनस f2, f1 माइनस f2, तो दैट इज इट्स करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमसे v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर पूछा गया है। नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन, A free neutron decays into a proton and an electron. हमें पता है जब भी बीटा माइनस डीके होता है, लाइक वी हैव अल्फा डीके, बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके, और हमारा गामा डीके होता है। और जब बीटा माइनस डीके होता है तो हमें पता है एक न्यूट्रॉन प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, तो दैट इज द सिंपल। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। Zener diode is used as हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं, फुल वेव रेक्टिफायर नहीं, डीसी वोल्टेज स्टेबलाइजर। जब डायोड है इसको स्टेबलाइज करना है, ये रेक्टिफिकेशन करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, तो इसका जो आंसर होगा ना वो एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर होगा, ना कि डीसी वोल्टेज स्टेबलाइजर, क्योंकि ये डायोड है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, इन दिस रिएक्शन एक्स, देखिए इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, एक्स 92 234 yields y 87 222। अब हमसे पूछा गया है कि कितने अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स एमिटेड है। देखिए अगर आप डियर स्टूडेंट्स क्लास नोट्स देखेंगे, हमें पता है बीटा डीके दो तरीके का होता है, इट्स आइदर बीटा प्लस और इट इज बीटा माइनस। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है बीटा प्लस को बीटा डीके हुआ है, ये बीटा प्लस लेना है या बीटा माइनस लेना है, तो हमें डियर स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए वी हैव टू टेक बीटा माइनस, राइट। और पहले हम ये समझ लें, जब भी अल्फा डीके होता है, जब भी अल्फा डीके, व्हेन देयर इज अल्फा डीके, अल्फा डीके के केस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको पता होगा, जो ए है ना, ए मास नंबर, दैट reduces by 4, मास नंबर reduces by, अगर एक अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है तो, राइट। और z एटॉमिक नंबर reduces by 2, ये याद रखना है हमें, फाइन। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बीटा डीके माइनस बीटा माइनस को समझते हैं। जब भी बीटा माइनस डीके होगा
बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस डीके में क्या होता है, ए remains same, mass number remains same, और जो Z है that increases by 1, जो Z है हमारा मास नंबर वो इंक्रीज हो रहा है 1 से। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहां से अगर हम ये देख लें 92 से 87, अगर पहले हम अल्फा पार्टिकल देखेंगे तो 92 माइनस 87, तो हमें ये 5 दिख रहा है। तो इसका मतलब 2 अल्फा पार्टिकल्स तो निकले नहीं होंगे, 3 अल्फा पार्टिकल्स निकले होंगे, लेकिन उसमें तो 6 डिफरेंस होना चाहिए। तो 6 डिफरेंस के कारण, बट इसका मतलब बीटा डिके भी हुआ है, बीटा डिके इंक्रीज करता है जेड को 1 से, राइट। सो -5 एक्चुअली दैट वाज, सपोज जब अल्फा डीके हो जाएगा तो ये 92 से 86 आ जाएगा, ये 92 से 86 आ जाएगा, राइट। अगर अल्फा डीके 3 हो गए तो, क्योंकि एक अल्फा डीके कितना रिड्यूस करता है, एक अल्फा डीके से हमारा मास नंबर रिड्यूसेस बाय, सॉरी एटॉमिक नंबर रिड्यूसेस बाय 2। अगर 3 अल्फा पार्टिकल्स हो गए तो मास एटॉमिक दिस एटॉमिक नंबर z रिड्यूसेस बाय 6। लेकिन यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, इसका मतलब 5 का डिफरेंस है, इसका मतलब एक बीटा डीके भी हुआ है, क्योंकि उसने मास नंबर को ऐड कर दिया हुआ है 1 से, इसीलिए वो 87। तो इसका मतलब बीटा डीके तो 1 हुआ है, अल्फा डीके जो 3 हुए। इसको क्रॉस चेक करने का दूसरा तरीका है, अगर हम यहाँ से यहाँ देखेंगे डिफरेंस कितना है, 234 माइनस 222, तो आपको पता है ये 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब 3 अल्फा डीके तो हुए। तो अल्फा या तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि अल्फा पूछा है। अब इनमें चेक करना है, तो अगर 3 बीटा डीकेज होते तो z जो होता है ना वो इंक्रीज होता 1 से, बट यहाँ पे z जो है ना उसका मोस्ट स्टेबल आंसर जो है ना वो 3 और 1 ही है, क्योंकि इसका मतलब जो बीटा डीके है वो एक ही हुआ है। सो वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, दिस लॉजिक इज टू बी अंडरस्टूड। और ये स्टूडेंट्स याद रखना, अगर बीटा डीके मेंशन नहीं है कौन सा बीटा डीके है, यू हैव टू टेक बीटा माइनस। नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज इफ energy 13.6 energy electron volt energy is required to ionize the hydrogen atom, then the energy required to remove an electron from its first excited state। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, पहले हम ये समझ ले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट होता है, इसका n जो है वो 1 है, ये n इक्वल्स टू 2। ये होती है हमारी डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n इक्वल टू 2, और हमसे पूछा जा रहा है इफ 13 आयनाइज हाइड्रोजन एटम to remove the an electron। सेकेंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमें इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने की एनर्जी कितनी होती है वो हमें पता है, 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स 2, तो ये आ जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय 4, तो दैट इज सम ऑफ 3.4। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। The radius of first orbit of Bohr is 0। देखिए ऐसा सवाल नीट जेई ने अभी पूछा था। Then the radius of fourth orbit will be। हमें पहले ये समझना है रेडियस का रिलेशन n के साथ क्या होता है, दैट इज n स्क्वायर। अगर फर्स्ट ऑर्बिट का अगर n इक्वल्स टू 1 देन रेडियस इक्वल टू 0.5, तो दैट इज 0.5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर। देन द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट विल बी r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 स्क्वायर, राइट। फाइन, ऐसा ही पूछा है क्योंकि फोर्थ ऑर्बिट है, सॉरी फोर्थ ऑर्बिट है ये, फोर्थ ऑर्बिट, तो n की वैल्यू जो है ना 4, दैट इज 4 स्क्वायर, राइट। सो अगर हम देखेंगे दोनों को डिवाइड कर देंगे, r1 डिवाइडेड बाय r2 इक्वल्स टू 0.1 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 16, ये 0.5 है मल्टीप्लाइड बाय 16 इक्वल्स टू r2। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 0.56 इंटू 8, ये कितना होता है 8, दैट इज R2। तो R2 जो होगा वो 8 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा। वो कौन सा ऑप्शन है, दैट इज दिस द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज फ्रॉम द लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स का एक क्वेश्चन है।
यहाँ पे पहले ये समझ ले, मैंने आपको क्लास में भी और रिसेंट जो मैंने वीडियो डाली थी उस पर भी मैंने डिस्कस किया था, जहाँ पे ये सिंपल सर्कल होगा, दिस सर्कल इज एक्चुअली द नॉट गेट, दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द नॉट गेट। अब ये कौन सा गेट है? दिस इज एंड प्लस नॉट, ये कौन सा होता है? नैंड। ये नैंड गेट है, ये भी नैंड गेट है, ये भी नैंड गेट है। अब पहले हमें समझना है, ये नैंड गेट है, इनपुट कितने? सिंगल। और हमने ये चीज आपको बताई है, जब भी हमारे पास सिंगल इनपुट, देखिए इनपुट तो एक ही आ रहा है ना, एक ही आ रहा है। नैंड गेट जब भी होगा वो हमेशा नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। और नॉट गेट का काम क्या होता है? बार लगाना। बार मतलब अगर जीरो है, जीरो पे बार लगाएगा ये, वो बन जाएगा वन। अगर वन है, वन पे बार लगाएगा, वो बन जाएगा जीरो। ये सिंगल इनपुट नैंड गेट है, ये क्या बनेगा? नॉट गेट। ये भी नॉट गेट है, तो यहां से नॉट का मतलब बार लगाना, यहां से ए जो आएगा वो ए बार हो जाएगा, यहां से बी आ जाएगा, ये बी बार हो जाएगा। जब यहां जाएंगे तो ये आ जाएगा ए बार प्लस बी बार, सॉरी डॉट, ए बार डॉट बी बार। अब यहाँ पे एक और नॉट आया तो ये होल बार लगाएगा। सो वी विल डू ए बार डबल बार प्लस बी बार डबल बार, सो दैट इज एक्चुअली ए प्लस बी, दैट ए प्लस बी इज एक्चुअली ऑर गेट। अब ये कैसे लगाया? इसको मैंने डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई किया। और डी मॉर्गन थ्योरम कैसे अप्लाई करते, नेक्स्ट वीडियो में मैं डी मॉर्गन थ्योरम और बूलियन अलजेब्रा पे एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। उसमें हम करते क्या है, जो ये साइन होता है ना, चलो यहाँ पे बता देता हूँ, ये साइन डॉट प्लस में चेंज कर दो, प्लस को डॉट में चेंज कर दो, राइट, डॉट में चेंज कर दो। और ये जो ऊपर लाइन है ना, इस लाइन को हम ब्रेक करते हैं, तो इसका और गेट आंसर होगा। नाउ दिस इज अगेन फ्रॉम द लॉजिक गेट्स, और इधर हमें ट्रुथ टेबल आइडेंटिफाई करना है। देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए ए बी, ये कौन सा गेट है? फर्स्टली वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज एक्चुअली ऑर गेट, और ऑर गेट का काम होता है प्लस करना। ये कौन सा गेट है? देखिए ये है ऐसे हमारे पास गेट, दिस इज और, दिस इज नॉट। और प्लस नॉट जो होता है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज एक्चुअली नॉर, सॉरी, और प्लस ये और गेट है हमारे पास, एंड दिस इज नॉट गेट होता है, ये हमारे पास नॉर गेट बन जाता है, ये हमें पता है। और सिंगल इनपुट नॉर गेट, ये तो नॉर गेट और सिंगल इनपुट है, चलो इसको लिख लेते हैं, सिंगल इनपुट नॉर गेट बिहेव्स एज नॉट गेट, और इसका मतलब ये बार लगा देगा। ये नॉट गेट, नॉर गेट, आई होप आपको समझ आया, क्योंकि ये और है यहाँ तक और ये नॉट है, इस सर्कल से ये नॉट पता चल गया, क्योंकि यू जस्ट, हमें ये मिस नहीं करना, यहाँ पे जो ये नॉट है इसका मतलब क्या है, ये जो सर्कल है इसका मतलब नॉट होता है। अब इस चीज को समझ लीजिएगा आप। अगर हमारे पास ये इनपुट तो सिंगल है ना, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो ए भी है, अब जब लाइन दोनों की बराबर और ये जुड़े हुए, इसको हम बोलते हैं सिंगल इनपुट। ये बिहेव करेगा नॉट गेट की तरह, और ये क्या करेगा? और गेट, ये दोनों को ऐड करता है। जब भी आपके पास कभी भी ऐसा गेट आएगा तो इट सिंपली डज द एडिशन। अगर यहाँ पे ए बी, तो यहाँ पे जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है? बार, तो ये बार लगा देगा। आगे चला, ये क्या है हमारा? नॉट गेट, बट सिंगल इनपुट है, तो ये दोबारा क्या बिहेव करेगा? दिस गेट विल अगेन बिहेव एज नॉट गेट की तरह। और नॉट गेट का काम क्या होता है? बार लगाना। तो नॉट, जब इस वाले गेट के पास जाएगा तो ये दोबारा बार लगा देगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा? ए प्लस बी होल बार, होल बार। तो हम दो बार डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे, सो वी विल गेट ए बार डॉट बी बार, राइट। ये तो एक बार डी मॉर्गन, अब दोबारा डी मॉर्गन लगा लो, ए डबल बार, ब्रेक द लाइन, और इस डॉट को प्लस में चेंज कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? ए डबल बार क्या होता है? ए प्लस बी। ए प्लस बी किसका होता है? और गेट का। और गेट का जब भी हमें ट्रुथ टेबल बनाना होता है, हमने क्लास में इसको
बहुत डिटेल में डिस्कस किया और हमें याद भी होना चाहिए 0101 0011 ए 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1। तो ये इसका जो है 0111 इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो these were few questions from physics. These questions are framed from कोटा बंसल क्लासेस। ये जो हमारे JNK के बच्चे हैं उनके लिए एक स्पेशल चांस है, दे कैन विजिट आवर सेंटर। तो वो इस नीट टेस्ट सीरीज में अपीयर हो सकते हैं, जिसमें वो ट्रैक रिकॉर्ड अपना चेक कर सकते हैं। Once the students appear in this test, we upload the questions solution this way and we guide the students. Moreover, जब बच्चा एग्जाम देता है, we just send his or her report card to the head office कोटा। वहाँ से क्या होता है कि जो बच्चा अपीयर हुआ उसकी एक नेशनल रैंक निकल के आती है कि वो नेशनल रैंक में कहाँ लाइक स्टे कर रहा है या वो स्टैंड कहाँ कर रहा है। हियर इन दिस नीट यू जस्ट डोंट हैव टू फाइट फॉर मार्क्स, आपको रैंक के लिए लड़ना है। तो उस रैंक के लिए लड़ने के लिए जो टेस्ट सीरीज डेवलप हुई है, वी रिक्वेस्ट और वी सजेस्ट एवरी स्टूडेंट नीट एस्पिरेंट जो 2025 का नीट देना चाहता है, कम एंड विजिट आवर सेंटर, या आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं इफ यू वांट दीज टेस्ट सीरीज टू बी डिस्पैच्ड एट योर होम एड्रेस। हम टेस्ट सीरीज भेजेंगे आपके घर पे, और if along with the OMR sheet, but you have to appear then send us the report. We will just get it done, the national rank sorted. So this is a golden chance for you to appear in such test series. आप अपनी ट्रैक रिकॉर्ड इसको देख सकते हैं, आपकी तैयारी कहाँ है। आई होप आपको यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।